नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग यहाँ पर अच्छे होंगे। तो सभी का बीएसए सर के साथ बीएसए ट्रिकी क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, जितने भी दोस्तों बीएसए सर के प्यारे विद्यार्थी हैं। आप लोगों की बहुत डिमांड थी। कल मैंने एक ट्रायल पर एक रिकॉर्ड क्लास प्रोवाइड कराई थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप लोग ऑफलाइन कमेंट कीजिएगा। हालांकि करीब 20-22 लोगों ने कमेंट किया, आप लोगों को और कमेंट करने चाहिए थे। तो मैथ को बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से, नंबर सिस्टम पहला टॉपिक है और इसका बिल्कुल बेसिक पार्ट पहले आपको थ्योरी समझाएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उनको आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा, मैथ के नोट्स प्रॉपर बनाइएगा। बाकी रात में हमारा क्लास का टाइम फिक्स है 7 बजे से 10 बजे के बीच में, जिसमें 7 बजे हम आपको आरपीएफ का इंपॉर्टेंट पेपर कराते हैं, 8 बजे आपका एनटीपीसी एंड 10 बजे आप लोगों का ग्रुप डी वो अपने चलता रहेगा। बाकी अभी आते हैं नंबर सिस्टम पर। 8 फरवरी 2025 की विशेष क्लास है, बिल्कुल बेसिक से नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा। जो बच्चे नए हैं आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई अगर आपको ऐसी क्लासेस पसंद हो तो अपने भैया बीएसए सर के व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो अब शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से। यहाँ पर जब बच्चा यहाँ पर 5 में 6 क्लास से पढ़ता है, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा एक एक पॉइंट। नंबर सिस्टम, देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जातीय मान की। क्या होता है जातीय मान? जातीय मान ये आपकी वो संख्या होती है जिसके बारे में पूछा गया होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नंबर दे रखा है 23576, इसमें पूछ रहा है कि 5 का जातीय मान क्या होगा, 5 है। 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 है। नहीं समझ में आ रहा होगा ना? बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, इससे अच्छी बात दोस्तों क्या हो सकती है? तभी दोस्तों समझ में नहीं आएगा, तभी मैं आपको समझाऊंगा। देखिए जातीय मान का मतलब, एक नंबर मैंने आपका लिखा 25768 और मैंने पूछा बेटा ये बताओ कि 5 का जातीय मान क्या होगा। तो आप वैसे क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, 1 2 3 4 5 यहां पर आ रहा है। बच्चे कहते हैं 5, आगे नंबर दे रखे 3, आगे 3 जीरो चिपकाती, जबकि ये क्या होता है, स्थानीय मान होता है। तो 5 का जातीय मान 5 ही रहेगा, यही समझा रहा हूं। जैसे कि 7 पूछ लो, आपका अगर 5 था तो 5 का जातीय वैल्यू 5 ही है। ऐसे 7 यहां पर है, लेकिन 7 का जातीय मान 7 ही है। ऐसे 2 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, यानी कि एग्जैक्ट वो वैल्यू। जातीय मान का मतलब जस्ट वही नंबर जिसके बारे में पूछा जा रहा है। लेकिन नंबर 2, अगला पॉइंट आप देखिए, स्थानीय मान क्या होता है। किसी संख्या का स्थानीय मान संख्या में उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है। स्थिति जैसे कि स्थानीय मान का तरीका लगाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सा जो आप लोगों को पार्ट देना चाहूंगा। जैसे आपने पढ़ा होगा, कोई नंबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नंबर आपको दे रखा है। तो ये आपका यूनिट डिजिट होता है, इसको बोलते हैं इकाई। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं यहाँ पर, दाही। इकाई, दाही। इसे सैकड़ा, इसे थाउजेंड यानी कि हजार, इसे 10,000, 10,000। इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, लाख। इस हिसाब से इसे क्या बोलेंगे यहाँ पर, है ना, 10 लाख। इसे बोलेंगे तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, 10 लाख, करोड़, अरब, इस तरीके से। तो ये आपका क्या होगा, 10 लाख, ये आपका हो जाएगा करोड़। ओके, इस तरीके से। कहीं मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर, इसको पहले सही से लिख देता हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे जीरो लगा दिया। अब थोड़ा यहां से लिखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। यूनिट का मतलब इकाई। ये है दाही, टेंथ इसको बोलते हैं, टेंथ वैल्यू बोलते हैं यहाँ पर। इसका मतलब हो गया दाही। थोड़ा सा आराम आराम से। ये मेरा हो गया 100। ये दोस्तों वैल्यू होती है 100 यानी कि सैकड़ा। इसे दोस्तों बोलते हैं यहाँ पर 1000 यानी कि हजार। ये आपका हो जाएगा 10,000 यानी कि 10,000। ये आपका दोस्तों क्या है, 5 दे रखा है, तो जो भी वैल्यू आई वो लाख में होगी। 4 आपको दे रखा है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा 10 लाख में आएगा, 10 लाख। ये आपको दे रखा है करोड़, ये आपको दे रखा है यहाँ पर 10 करोड़, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर अरब। तो ये क्या होता है, इसे बोलते हैं स्थानीय मान। जैसे ये स्थानीय मान है इकाई, ये है दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो ऐसे ही स्थानीय मान का मतलब किसी संख्या का स्थानीय मान
संख्या में उसकी स्थिति पर डिपेंड करता है और प्रत्येक संख्या का मूल्य उसके दाएं तरफ से, है ना, दाएं तरफ की जगहों का 10 की पावर n गुना होता है। ध्यान दीजिएगा, राइट साइड से, यानी जब मैंने नंबर आपको बताया तो राइट साइड से यहां से काउंट करोगे, ये होता है राइट साइड। तो जैसे कि अगर आपको 2 निकालना है, 2 का मतलब जो नंबर बचे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये लिख दोगे आप लोग, क्या लिखोगे, 10 की पावर 8 गुना। जैसे कि आपको यह नंबर दे रखा है 2 3 5 7 6, इसमें 5 का स्थानीय मान 500 है ना, 3 का स्थानीय मान 3000 है। अब मैं पूछूं कि इस नंबर में आपको नंबर दे रखा है 2 3 5 7 6, आप बताओ 2 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 2 का स्थानीय मान 2, आगे आपको दे रखा है 1 2 3 4 नंबर दे रखे हैं, तो आप 1 2 3 4 या लिख सकते 2 इंटू 10 की पावर 4, ये क्या है, तो ये है 2 का स्थानीय मान। समझ में आ गया। तो जातीय मान और स्थानीय मान, ये आप लोग मेरी बात को यहां पर ध्यान से याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए यहां पर है, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। क्लियर। आइए अब मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहां पर 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों, आप लोग इसको लिख लीजिए कॉपी पर। आज पूरा टॉपिक झमाझम चलेगा आप लोगों का मस्त तरीके से। तो सबसे बड़ा निवेदन है, क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। आइए अब देखिए, नंबर सिस्टम में पढ़ा तो नंबर के बारे में तो पता होना चाहिए, नंबर क्या होता है। नंबर देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, नंबर 2 टाइप के होते हैं। नंबर के हमारे पास 2 टाइप होते हैं, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। हम लोगों के एग्जाम में ये वास्तविक वाले नंबर से आता है, काल्पनिक वाले से पेपर में क्वेश्चन बहुत ना के बराबर आते हैं। काल्पनिक नंबर वो होते हैं जैसे कि √-1, जिसको मैं यहां पर आई से डिनोट करता हूं। रूट माइनस, जैसे लिखा है यहां पर माइनस का 3 अंडर रूट में लिखा है, नहीं सॉरी, यहां माइनस का, इसको 9 मान लो, 9 लिखा है, तो 9 का मतलब आप लिख सकते हो 3 इंटू -1, सॉरी 9 इंटू -1 अंडर रूट में है, तो 9 का रूट से बाहर 3 आएगा, अंदर आ जाएगा माइनस का 1, और इस रूट माइनस का मतलब क्या होता है, आई होता है, तो आप लिखते हो 3i। तो ये 3i नंबर कैसा है, ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसी को कहते हैं इमेजनरी नंबर। इसको आई से डिनोट करते हैं, आई का मतलब होता है इमेजनरी। हालांकि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे वो यहां से आएंगे, वास्तविक रियल नंबर से आएंगे, रियल नंबर से क्वेश्चन आएंगे। अब रियल नंबर में 2 होते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय। परिमेय संख्या, अपरिमेय। परिमेय में 2 टाइप हैं, पूर्णांक, पूरा नंबर, या फिर भिन्न या दशमलव, आधा पद्धा नंबर। फिर पूर्णांक में नेगेटिव पूर्णांक, शून्य या धनात्मक। ऐसे दोस्तों दशमलव में आपका शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आसान दोहराव। क्लियर, इस तरीके से आप लोगों के नंबर आते हैं। अब अगर मैं बात करूं धनात्मक नंबर, धनात्मक ये जो टाइप है, ये जो आपका टाइप है धनात्मक में, तो ये देखिए, धनात्मक में जो पूर्ण नंबर आते हैं, एक होता है जीरो, जीरो को हटा दिया जाए तो बाकी के नंबर बचते हैं प्राकृतिक। प्राकृतिक में 3 टाइप हैं, एकांक, अभाज्य और संयुक्त। अभाज्य में 2 टाइप होते हैं, सहअभाज्य, यमज या जुड़वा। अभी मैं इनको विस्तार से आपको समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान ना होना। अभी आप इसको क्लासिफाई किया है कि कितने तरीके के नंबर हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, इसका वर्गीकरण किया आपके लिए। आइए अब सबसे बताते हैं संख्याओं के प्रकार में आपका प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं, सभी पॉजिटिव नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, बस इसमें जीरो शामिल नहीं होता। यानी कि 1 से लेकर 1 2 3, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, नोट करेंगे आप लोग, 1 से इनफाइनाइट तक जो हमारी संख्याएं होती हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। इसको लिखते चलिएगा कॉपी पर। नोट्स अच्छे बनने चाहिए, बहुत अच्छे से आप लोग नोट्स बनाएगा, जो आप लोग पेड कोर्स में जाके खरीदोगे, मैं आपको यहाँ फ्री पढ़ा रहा हूँ। तो प्राकृतिक संख्या में 1 से इनफाइनाइट तक आपके टर्म्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं पूर्ण संख्या की, पूर्ण संख्या में 0 नंबर आ जाता है बस, तो सभी पॉजिटिव नंबर और 0, क्योंकि 0 जब नंबर मिलता है तब जाकर नंबर संख्या कंप्लीट होती, पूर्ण होती है 0 के बाद, क्योंकि 0 के बगैर संख्या पूर्ण नहीं हो सकती। तो 0 के बाद आप लिखोगे 1 2 3 और ऐसे जाओगे इनफाइनाइट तक। तो 0 से इनफाइनाइट टर्म्स तक अगर आप चलते हो तो ये सभी नंबर आपकी पूर्ण संख्याएं भी होती है। तो पेपर में कई बार आपका आता है दोस्तों, क्या पूर्ण संख्या, जैसे मैं 2 बातें पूछता हूं आपसे। पहली बात,
आपको ट्रू या फॉल्स बोलना है। क्या पूर्ण संख्याएं, क्या सभी, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, ऐसे स्टेटमेंट में आता है, प्राकृतिक संख्या हो सकती है? और दूसरा स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं कि क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? पूर्ण संख्या हो सकती है। इसको देखिए, देखो पहला जो टर्म दे रखा है कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक होगी, नहीं होगी, क्योंकि भैया पूर्ण संख्या में जीरो आता है, और अगर आप प्रत्येक संख्या की बात कर रहे हो तो जीरो मेरी प्राकृतिक संख्या नहीं है, यानी कि पहली कंडीशन फॉल्स हो। देखो कल पेपर में आया भी था, कल इसी प्रकार से जब मैं पढ़ा रहा था तो ये टर्म अगर आपको नहीं पता थे तो वहां गलती कर रहे थे, लेकिन आज के बाद गलती नहीं होगी कभी भी। तो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो आता है, जीरो मेरा नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो ऊपर दे रखा है, एक से लेकर इनफाइनाइट तक, ये सभी प्राकृतिक संख्याएं मेरी पूर्ण संख्याओं में आ सकती हैं, है ना? तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, यानी कि ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। क्लियर? आइए अब दोस्तों बढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, इंटीजर जिसको आई से डिनोट किया गया। पूर्णांक में दोस्तों क्या होता है, इसमें शून्य सहित सभी धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी, जैसे कि आप देख पा रहे होगे -4, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, यानी यहां पर इनफाइनाइट टर्म्स तक, इधर नेगेटिव में इनफाइनाइट तक, मतलब आप माइनस के इनफाइनाइट से लेकर आप प्लस के इनफाइनाइट तक जो भी नंबर लेते हो वो सारे पूर्णांक हैं, मतलब पूर्ण अंक है। ये पूर्ण खाली संख्या थे और ये पूर्णांक संख्या है, यानी धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, जो पॉजिटिव नंबर होंगे ये धनात्मक कहलाएंगे पूर्णांक, और ऋणात्मक संख्या को, ये वालों को क्या बोलेंगे, ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। क्लियर? आइए अब आते हैं सम संख्या। सम संख्या का मतलब जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, जो नंबर 2 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। कई बार पेपर ऐसे नंबर आ गया, बताओ बेटा यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 0, 3, 2, 1, 4। अब आपके पास ये नंबर दे रखा, बताओ क्या ये नंबर दोस्तों सम संख्या है? आप कहोगे हाँ सम संख्या है। क्यों? क्योंकि आप यूनिट डिजिट से समझ जाओगे। सम संख्या का मतलब क्या होता है, जो नंबर 2 से पूर्णतः विभाजित हो। जो संख्या 2 से पूरी तरीके से कट जाए वो मेरी कहलाती सम संख्या, तो ये सम संख्या है। और ऐसे ही विषम संख्या का मतलब जो संख्या 2 से कटे ना, विभाजित ना हो, वो आपकी विषम संख्या, जैसे कि आपको दे रखा है 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये मेरी क्या है, ये मेरी विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर है। क्लियर? आइए इसके बाद आते हैं परिमेय संख्या पर। परिमेय संख्या, यहां बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, इसको कहते हैं इंग्लिश में रैशनल नंबर, रैशनल और आपका इरेशनल नंबर। क्लियर? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, जैसे आप देख भी पा रहे हो मैंने लिख के रखा है 3/4। आप परिमेय संख्या मतलब वो संख्या जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में आप बना सकते हो, और यहां पर याद रखेंगे Q का मान 0 के बराबर ना हो। जैसे अगर 3/4 रखा तो 4 0 नहीं है, लेकिन अगर मैं कहूं 3/0, बताओ क्या परिमेय संख्या होगी? नहीं होगी, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए आपका कोई भी नंबर फ्रैक्शन फॉर्म में अगर है, चाहे वो ऐसे मान लो, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे नंबर दे रखा है 5 दे रखा है, बताओ क्या 5 मेरी परिमेय संख्या हो सकती है? आप कहोगे हाँ हो सकती है। कैसे? देखो 5 का मतलब क्या है, 5/1 लिखा तो यही है, यानी वो संख्या जिसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके, और जहां पर दैट इज Q नॉट इक्वल टू 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 3/4 आपने पॉइंट बना के लिखा 0.75, ये मेरी परिमेय संख्या है। 4/5 0.8 है, ये मतलब क्या है, परिमेय संख्या है, यानी कि वो नंबर जिसका एक सटीक मान निकल सकता है। लेकिन अगर मैं कहूं √3, अब यहां देखिए √3 1.732 चलता रहेगा, खत्म ही नहीं होगा, तो ये क्या है, √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसका आप लोग जो है सटीक मान
कभी भी निकाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। √2 ये भी अपरिमेय है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे आपको दे रखा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोस्तों आप लोगों की कौन सी होती है? वह संख्या जिसका सटीक मान निर्धारित नहीं कर सकते, जैसे कि √2, आपका √3। पाई भी सॉल्व करोगे ना यहाँ पर तो 22/7 लगाते रहोगे, 3.142857, फिर आपका आएगा 142857, खत्म ही नहीं होगा दोस्तों, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। तो ये आपका जो है आपका अशांत और आवृत्ति फलन है। ये अब कैसे दशमलव है, दशमलव की बात करेंगे तो ये मेरा अशांत मगर आवृत्ति फलन है, आवृत्ति फलन है, क्योंकि ये आप बना सकते हो 3.142857, इस पर बार लग जाएगा। तो ये पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, सब कैसी संख्या है? इर्रेशनल है, क्योंकि इनका एग्जैक्ट मान नहीं निकाल सकते। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहो 3.1428 नहीं सॉल्व कर पाओगे, पॉइंट हटाओगे तो कहां जीरो लगाओ, कितने जीरो लगाओगे, नहीं लगा सकते, यानी इसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं बना सकते। आइए अब आते हैं अभाज्य संख्या, जो खुद से कटे या खुदा से कटे उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या की बात करेंगे, एक संख्या जो आपकी एक और स्वयं से विभाज्य हो, जैसे कि 2 आपकी एकमात्र जो है सम अभाज्य संख्या है, बाकी जितनी भी प्राइम नंबर है सब आपके प्राइम नंबर। जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, 1 मिनट रुकिए, बस 1 मिनट, कुल एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा, बस आपसे इतना चाहूंगा कि क्लास को मेरे दोस्त लाइक कर दीजिएगा। क्या आप चाहते हो कि मैं इस तरीके से आपके सारे थ्योरी पूरी समझाऊं, फिर इसके क्वेश्चन लगवाऊं, आपकी प्रैक्टिस कराऊं बिल्कुल बेसिक से? जैसे मैं बताया प्राइम नंबर 2 आपका क्या है, ये आपका एकमात्र जो है, सिर्फ एकमात्र इवन प्राइम नंबर है, इवन, नोट करना, इवन प्राइम नंबर भी है 2, और 2 आप लोगों का जो है सबसे स्मॉलेस्ट भी है, इससे छोटा प्राइम नंबर नहीं होता। ये दोस्तों मेरा क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। बाकी दोस्तों आप लोगों का 3 उठाओगे, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 23, है ना, 27, 29, 31, बाकी अगर आप देख पा रहे हो जो भी नंबर बने वो सब आपके कैसे हैं, वो सारे आपके जो नंबर होते हैं ऑड होते हैं। तो बाकी सब नंबर कैसे हैं आपके, ऑड प्राइम नंबर, मतलब विषम। केवल 2 ही नंबर आपकी सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी भी है। पेपर में सवाल यहां से ऐसे बनते हैं बेटा, यहां पर कि 1 से 50 तक के बीच में कुल प्राइम नंबर कितने, सबको पता है 15। ओके, तो इसको आप याद करेंगे, 1 से 50 तक आपके पास टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 15 हैं। 1 से लेकर 100 तक आपके पास कुल मिलाकर अभाज्य संख्याएं कितनी है, 25 है। ऐसे ही 1 से 500 के बीच में कुल आपके प्राइम नंबर कितने हैं, 95, 1 से 500 तक। और 1 से लेकर 1000 के बीच में टोटल प्राइम नंबर आपके पास है 168। अब जैसे अगर आपको ये याद है तो मेरे पेपर में जैसे क्वेश्चन मैं कैसे बनाऊंगा, अगर मैं एग्जामिनर होऊंगा ना, जैसे आपकी टीचर ने आपको पढ़ा दिया 1 से 50 तक 15 और 1 से 100 तक 25। अब आपका पेपर मैं बनाने बैठ गया, मुझे ठेका मिला पेपर का, अब मैंने क्वेश्चन डाला, बच्चों 51 से लेकर 100 तक, 51 से 100 तक आप बताओ कि प्राइम नंबर कितने होंगे, क्वेश्चन डाल दिया। अब बच्चा, अरे सर ने तो पढ़ा ही नहीं था, हाय रे अब क्या करेंगे? तो देखो बेटा, आपको 1 से 15, 1 से 50 तक का तो पता ही ना, और 1 से 100 तक का पता है, यानी कि आप अगर 1 से लेकर 100 तक जो आपके नंबर दे रखे हैं 25 ले रहे हो, इसमें 1 से 50 तक के जो नंबर है आपके 15 हटा दो, तो बाकी बचेंगे 51 से 100 तक। कितने बचेंगे, 10 नंबर बचेंगे, यानी कि 51 से 100 तक प्राइम नंबर आपके 10 हो जाएंगे। ऐसे सेटिंग कर सकते हो। देखो थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिकल अपना माइंड चलाना होगा। अगर 51 से 100 तक का पूछ रहा है तो 1 से 100 तक के बीच के जो नंबर्स होंगे उन्हें 1 से 50 के नंबर से कम कर दोगे, तो आपको बीच के नंबर मिल जाएंगे, 51 से 100 तक आप निकाल पाओगे, है ना। तो अगर आपसे पूछेगा ये 501 से, आप बेटा बताओ कि 501 से अगर शुरू करा जाए 1000 तक तो कितने प्राइम नंबर आएंगे? तो 1 से 1000 तक 168 है, और 1 से 500 तक जो नंबर है 95 है। तो इस प्रकार अगर मैं देखूं, 8 में 5 गया 3, और 16 में आपका जो 9 गया आपका 16 में 7, 73 नंबर बचेंगे आपके। 168 माइनस 95 किया
73 नंबर आएंगे 501 से 1000 के बीच में। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से कटे या खुदा से कटे, दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अब देखिए, अगला जो टर्म आपको दे रखा है संयुक्त संख्या। संयुक्त का मतलब क्या बोल सकता हूं, कंपोजिट नंबर। तो ये मेरा हो जाएगा कंपोजिट नंबर। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में सभी अभाज्य संख्याओं को हटा दें, जैसे कि आपका नंबर अभाज्य कौन सा, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17, इसको हटा दो आप, इन सब नंबर को आप हटा दो, तो नंबर आपका क्या बचता है, आपका शुरुआत होगी यहां पर 4 से। 4, 6, 8, 10, 12, ये देखो लिखा है 4, 6, 8, अच्छा 9 भी बचा, 9, 9 भी कहां था, 9, 10, 12। यानी कि अगर हम प्राकृतिक संख्या, देखो प्राकृतिक का मतलब आप एक से अगर इनफाइनाइट तक लेते हो, जिसमें अगर आप प्राइम नंबर हटा दो तो जो नंबर बचते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। अच्छा, एक क्या है, ये बच्चे को नहीं पता होगा यहां पर, एक आपका प्राइम नंबर भी नहीं है और ना ही संयुक्त भी है ना। एक को आप ये तो कह सकते हो कि एक आपका ऑड नंबर है, लेकिन प्राइम नंबर नहीं, प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है। बहुत सारे बच्चे एक को प्राइम मान लेते हैं, नहीं, एक प्राइम नंबर नहीं मानेंगे। देखो संयुक्त का मतलब समझो, जैसे अगर मैंने 4 लिखा है तो 4 के गुणनखंड लिखो, जैसे 4 का मतलब 1 दूनी 2 दूनी 4 लिख सकता हूं। यानी कि 4 नंबर आपका एक से कट जाएगा, एक 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। जैसे प्राइम नंबर हमने आपको बेटा बताया कि प्राइम नंबर में जो खास बात थी आपकी, जैसे 11 नंबर है तो 11 नंबर जो है या तो आपका 1 से कटेगा या 11 से कटेगा। लेकिन जो कंपोजिट नंबर होता है, इसको मैं लिख देता हूं कंपोजिट, क्योंकि अभी आगे बहुत काम में शब्द आएंगे। कंपोजिट संयुक्त संख्या जो आपको यहां पर दे रखी है 4, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। 12 देखो, 12 की बात करेंगे, 12 आपका जो 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 12 से भी कटेगा। यानी कि संयुक्त संख्या वो संख्याएं आप लोगों की होती हैं जो एक से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो। जैसे ये केवल एक और अपने आप से कटती हैं, ये आप लोगों का 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो। क्या समझे? संयुक्त का मतलब संयुक्त नंबर वो होगा जो 2 से अधिक संख्याओं से विभाज्य हो। जैसे एक है, अब आप एक को बताओ किससे कटेगा, एक केवल एक से ही कट सकता है, दूसरा तो उसके पास कोई नंबर ही टर्म ही नहीं है। जबकि प्राइम नंबर भी 2 नंबर से कटते हैं, एक खुद से और एक नंबर से। एक के पास तो वो भी चीज नहीं बची, यानी तो इसकी तो इज्जत ही कभी खराब हो गई, एक नंबर की इज्जत ही नहीं है कोई भाई की, एक की तो इज्जत ही नहीं है दोस्तों यहाँ पर। अच्छा, इनकी बहुत इज्जत ऐसे की, देखो 1 से 2 से 3 से 4 से 12 जो भी आ रहा, सलाम सलाम भाई, सलाम भाई, सलाम भाई, ये बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं। यानी कि जो संख्या 2 से ज्यादा नंबर से विभाज्य हो, जो संख्या 2 से ज्यादा नंबर से विभाज्य हो उसे कहते हैं संयुक्त संख्या कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों सह अभाज्य संख्या पर। सह अभाज्य संख्या इसे दोस्तों क्या बोलते हैं, ये आप लोग बताएंगे यहां पर, इसे क्या बोलते हैं, ध्यान से। सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, यानी कि दोस्तों कहने का मतलब मेरा क्या है, को प्राइम नंबर। इन्हें कहते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर, ये इंग्लिश का टर्म है। दो संख्याएं सह अभाज्य संख्या होती हैं अगर उनका मासा एक हो। जैसे आपका नंबर 2 और 3 है तो 2 और 3 किससे कटेगा, केवल और केवल एक से कट सकता है। लेकिन अगर मैं देखूं यहां लिखूं 5 और यहां लिखूं 10, तो क्या 5 और 10 मेरी सह अभाज्य संख्याएं हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इसका जो मासा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो 5 और 10 को प्राइम नंबर नहीं आएंगे। तो दो अभाज्य संख्याएं सदैव एक दूसरे की सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि आप लोग भी जानते हो जो भी प्राइम नंबर होते हैं, चाहे वो 3 उठा लो, चाहे 11 ले लो, चाहे 13 उठा लो, चाहे वो आप 29 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, ये सब और सब केवल और केवल एक से कट सकते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि कोई भी दो प्राइम नंबर
हमेशा एक दूसरे के को प्राइम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि दोस्तों यहां पर उनका मासा एक होता है। तो अगर दो नंबर हैं और दो नंबर का मासा एक, जैसे 2 और 3 मासा एक, 6, 11 मासा एक, तो इनको को प्राइम नंबर कह सकते हैं। कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक हमेशा एक दूसरे की सहभाज्य होती है। यही देखो एक और नोट, क्रमागत पूर्णांक का मतलब जानते हो? क्रमागत लगाते से 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो कोई भी दो नंबर अगर लोगे लगातार, पूर्णांक का मतलब कि माइनस नेगेटिव से लेकर प्लस का पॉजिटिव इनफाइनाइट टर्म्स तक, तो ये भी सह अभाज्य होते हैं। जैसे कि मैंने लिया -4 -5, इसका मासा भी क्या आएगा? 1 आएगा। कोई नंबर ले लो आप, 6 के वाले ले 7, तो इनका मासा 1 आएगा। यानी कि दोस्तों कोई भी दो क्रमागत पूर्णांक हमेशा क्या होंगे? सह अभाज्य संख्या होंगे। समझ गए? अब देखिए अगला नंबर आप देखोगे, नंबर 11, त्रिकोणीय संख्या। इसको समझिए, आपका ये क्या है? देखो भाई, त्रिकोणीय यानी कि ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है आप लोगों का यहां पर फोकस करेंगे। त्रिकोणीय संख्या एक श्रृंखला में व्यवस्थित समबाहु त्रिभुज के रूप में संख्याओं का प्रतिनिधित्व करती है। समबाहु का मतलब जानते हो? एक त्रिभुज होता है समबाहु, जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे कि समबाहु का मतलब, अगर ये भुजा ए है तो ये भुजा भी ए होगी और ये भुजा भी ए होगी। तो ट्रायंगुलर शेप इस तरीके से मतलब हो, त्रिकोणीय संख्या एक श्रृंखला में व्यवस्थित हो जो ट्रायंगुलर शेप बनाए। ये संख्या में आपका आ जाएगा 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45। सर कैसे, क्या कर रहे हो? सर समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा हूं, बता रहा हूं बेटा, अभी नोट करिए। लिख लिया आपने? अब देखो, ये देखो यहां पर इस तरीके से देख पा रहे हो आप लोग? ट्रायंगल बन रहा है आपका, ये देखो ट्रायंगल शेप बना रहा है। आप देखो क्या है, बिल्कुल सब कुछ बराबर चल रहा है, बराबर। आपने क्या देखा? अगर आपका दोस्तों नंबर 1 है, अगर आप एक नंबर मानते हो, तो कितनी आप लोगों की बन सकती है यहां पर 1 रखने पर? इसका फॉर्मूला होता है n+1/2। तो एक का मतलब 1, 2, तो यहां पर एक ही डॉट रहेगा, है ना? अगर आप दोस्तों यहां पर 3 देखते हैं, यहां पर 3, 1 4/2, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, इसका मान आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इस प्रकार से तो ये आप लोगों के हैं ट्रायंगुलर शेप, जिसमें आप देखोगे टी का मान 1 है, टी का मान 3 है। ये मैं बता रहा था आपको कि ये संख्याएं आपकी कैसे लिखते हैं। इन संख्याओं को लिखने का तरीका जो है वो ये है, इसका सूत्र नोट कर लीजिएगा। नंबर को लिखने का तरीका है n+1/2। जैसे कि एक नंबर आ सकता है 3, 6 और 10। अगर आप एक मानते हो तो आपकी वैल्यू एक ही रहेगी, है ना? 3 वाले में आप देख पा रहे हो यहां पर 3 आ सकता है, आपका 6 आ सकता है। ऐसे ही 10 नंबर से भी आपका एक समबाहु त्रिभुज बन सकता है ना? अब जैसे क्वेश्चन आपका ये आया, आपका ये n का मान, अब कुछ भी n का मान 1 रख दो, 1 रखोगे 1 ही रहेगा, 2 रखोगे तो 2, 2 और 1 3/2 से 2 कटेगा, दूसरा 3 आ जाएगा। अगर आप 3 रखोगे तो 3, 3 1 4/2, 2 दूनी 4, 6 आ जाएगा। ऐसे बनता है। चलो भाई, अगर आपको एक मैं क्वेश्चन दूं, अब बताइए, पेपर का सवाल है बेटा, बताइए सातवीं त्रिभुज संख्या ज्ञात करने के लिए, है ना, आपके पास यहां पर दोस्तों जो है सातवीं त्रिभुज संख्या ज्ञात करने के लिए त्रिकोणीय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सातवीं त्रिकोणीय संख्या ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला n+1/2, या n का मान 7 मान लो। आपने कहा 7, 1 8/2, 2 चौक 8, 7 चौक 28। ऐसे में पूछूं, अगर आपका जो है आपको 10वीं त्रिभुज संख्या ज्ञात करनी हो, आपको 10वीं ट्रायंगुलर नंबर ज्ञात करना हो, तो 10वां ट्रायंगुलर नंबर ज्ञात करने के लिए क्या लिखोगे? 10, 11/2, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55। इस प्रकार से क्या मेरी बातें आपको समझ आ रही? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेव करते चलिए। एक एक चीज बिल्कुल इंपॉर्टेंट मैं आपको समझा रहा हूं, एक एक टाइप, एक एक पॉइंट जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया एक बार मेरा आपसे निवेदन है, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर करते चलिए, क्योंकि जब इतना सब समझते हो चलोगे, पढ़ते हो चलोगे, तब आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोगों के वीक पॉइंट, आपके जो भी कंफ्यूजन पॉइंट होंगे, बेसिक पॉइंट होंगे, वो आपके क्लियर हो चुके होंगे। आइए अब देखिए आपका गुणनखंड। गुणनखंड देखिए आपका क्या है? तो किसी संख्या के गुणनखंड वे नंबर्स होते हैं
किसी भी संख्या के गुणनखंड वे नंबर होते हैं जो बिना कोई शेष छोड़े इसे पूर्ण रूप से विभाजित करते हैं। गुणनखंड का मतलब अभी मैं आपको बताता हूं कि कैसे क्या करना है आप लोगों को। गुणनखंड वैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 24 नंबर आपने देखा, कैसे गुणनखंड करोगे 24 के? आप छोटे से छोटी संख्या, आप छोटी से छोटी संख्या से काटिए 24 को, तो आप क्या लिखोगे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आप काटेंगे 2 से। दो जब तक 2 से कट रहा है, सबसे छोटी संख्या 2 है, जब तक 2 से कट रहा है 2 से काटेंगे। फिर मैं देखा 2 3 6, अब नहीं कटेगा 2 से, अब उठा लो 3 से, 3 एकम 3। क्लियर? तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 24 के जो आपके फैक्टर जो गुणनखंड आ गए, है ना, देखो मैंने जो भी नंबर काटा है उसमें रिमाइंडर नहीं बचा है। 2 को 24 से काटा, 12 बचा, रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है, 0 है, 0 है, नीचे बाद में 1 बच रहा आपका, है ना। तो कहने का मतलब दोस्तों आपका क्या है कि 2 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये तो क्या हो गया दोस्तों, 24 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गए। अब अगर मैं पूछूं कि 24 किन किन नंबर से कट सकता है, एक देखो 24 मेरा 1 से कट जाएगा, एक बच रहा था। बाकी 24 2 से भी कट सकता है, यहाँ 3 आ रहा था, 24 3 से भी विभाज्य है। इसके बाद आपने देखा होगा 24 अगर 2 से कट रहा है, देखो 2 दूनी 4 हो सकता है, यहाँ देखो जोड़ लगाओ, 2 दूनी 4, 4 से भी कट सकता है। क्या 6 से कटेगा? बिल्कुल, 24 6 से कट सकता है। क्यों भैया? देखो 2 3 6, यहाँ 6 बच रहा था। 24 मेरा क्या है, 6 से भी कट सकता है। 6 के बाद देखो 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से भी विभाजित हो सकता है। 24 मेरा 12 से भी, क्योंकि 12 दूनी 24, ये देखो 12 से भी कट सकता है। और 24 मेरा जो है 24 से भी कट सकता है। ये क्या है? ये है दोस्तों 24 के यहाँ पर वो पॉइंट जिससे ये 24 पूर्णतः विभाज्य है। कितने मिले आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि दोस्तों यहां पर 24 को मैं यहां पर 8 अंक से 8 अंकों से विभाजित कर सकता हूं, है ना। 24 को 8 अंकों से विभाजित कर सकता हूं। अब अगर आप फैक्टर देखोगे, आपके फैक्टर यहां पर क्या रखे थे? आपको याद रखा था 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अगर मैं पूछूं दोस्तों कितने नंबर ऐसे हैं जो 24 को काट सकते हैं, अब आप देखोगे यहां से नहीं पता चल रहा है, लेकिन देखो जुगाड़ क्या है, ये पावर 3 दे रखा है, इस 3 को मानो एक बढ़ा के लिखोगे 4, भी आगे पढ़ाऊंगा, और जो एक नंबर लिखा है इसको बढ़ा के लिखोगे 2, 4 दूनी 8, अभी आगे पढ़ाऊंगा। अभी खाली इतना समझो कि गुणनखंड क्या है, उनका योग क्या है। तो ये मैंने 24 के मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाले हैं, और ये 24 के जो ये निकाला, ये क्या है? ये वो नंबर्स हैं जिनसे 24 बिना रिमाइंडर छोड़े कट सकता है। अभी बताऊंगा, चिंता ना करना। तो गुणनखंड का मतलब, गुणनखंड वो नंबर होता है जिससे जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो कोई रिमाइंडर ना बचे। तो 24 को जब आप काटोगे तो आप 24 को 8 अंकों से काट सकते हो, जिसमें आपको 1 2 3 4 6 8 12, ये वो नंबर्स हैं जिनसे 24 पूरी तरीके से कट सकता है ना। तो ये 24 के गुणनखंड, ये जितने भी संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं 24 की दोस्तों क्या है? गुणनखंड हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि अभी मैंने जब नंबर 24 लिया था, ध्यान दीजिएगा, किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड, जब किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणन के रूप में लिखा जाता है तो उसे अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। कैसे, अभी बताता हूं। जैसे कि अभी मैंने आपसे ये जो कराया ना 24, इसके फैक्टर निकाले, ये क्या है? प्राइम फैक्टर है। तो 24 का प्राइम फैक्टर कीजिए, इसको बोलते हैं पीएफ। मैं आज इसको बता रहा हूं, आगे जब मैं पढ़ा तो पीएफ बोलूंगा। यानी कि 24 के आपको निकालने हैं प्राइम फैक्टर। तो इसकी प्राइम फैक्टर वैल्यू क्या होगी? तो 24 को आपने 2 से काटा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटा, 2 3 6, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3। अब देखो, जब आप 24 के फैक्टर निकाले तो आपको मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आपको पता है इसको 2 2 क्या है? 2 2 3, ये सब मेरे जो है प्राइम नंबर है। यानी जब मैंने 24 को काटा तो 24 को काटने पर मुझे जो नंबर मिल रहे हैं 2 2 3, ये है प्राइम फैक्टर।
समझ में आ रहा है? क्योंकि इससे छोटा आप नहीं कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे 2 आपका 3 बार आया है तो 2 की पावर 3 बना दो। 2 की पावर 3 का मतलब कि 2 को मल्टीप्लाई में 3 बार लिखा जा रहा है, और 3 केवल एक बार आया है तो ये 3 की पावर 1 हो जाएगा। ये क्या है? ये है 24 का हमारा प्राइम फैक्टर, इस तरीके से। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 24 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, क्योंकि इसमें जो भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर प्राइम हैं। समझ गए आप लोग? आइए अब बात करते हैं गुणनखंडों की संख्या की। हाँ, अब आते हैं दोस्तों, देखो टाइप पर आ रहे हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, कि कितने गुणनखंड आपके बन सकते हैं 24 के। यानी 24 को काटने के लिए हमारे पास कितने, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 24 को हम 8 अंकों से विभाजित कर सकते हैं। तो ये चीज कैसे ज्ञात करते हैं? तो ये है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो गुणनखंडों की अगर आपको संख्या ज्ञात करना हो, कि हम संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, और फिर प्राइम नंबर्स के जो आपके अभाज्य गुणनखंड होंगे उन गुणनखंडों के घातांक यानी कि एक्सपोनेंट में एक जोड़कर फिर उन्हें आपस में गुणा करेंगे। आइए बताता हूं आपको कैसे। जैसे कि फिर चीज आपको पता 24 है, 24 के मुझे पता है प्राइम फैक्टर क्या है, तो 24 के प्राइम फैक्टर हैं 2 की पावर 3 यानी 8 3 24, 3 की पावर 1। तो आप लोग इसको कैसे लिखेंगे? नोट करिए, अगर आपके पास a की पावर p हो और b की पावर q हो इंटू c की पावर r हो, और आपको यहां पर क्या निकालना दोस्तों, यहां पर निकालना गुणनखंडों की संख्या, यानी कि प्राइम फैक्टर के नंबर ज्ञात करने हो, तो इसको लिखने का तरीका जो पावर में दे रखा है, जैसे p q r, तो आप p में पावर में एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर दोगे, दूसरा देखोगे q प्लस 1 इसकी मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे आपको दे रखा है r, इसमें एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका क्या आएगा? ये आपके आ जाएंगे प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे, यानी कि 24 को काटने के लिए ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 24 को विभाजित कर सकती हैं। तो ये तरीका है प्राइम फैक्टर निकालने का। तो यहां पर दे रखा है 2 की पावर 3, तो आप लिखोगे 3 प्लस 1, और यहां दे रखा है आपको 1, तो 1 प्लस 1, आपस में मल्टीप्लाई करो तो 3 और 1 4, 1 और 1 2, एंड 4 दूनी 8। तो ये क्या है? इस प्रकार आप लिख सकते हो यहां पर 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो 24 के गुणनखंडों की संख्या होगी 8, यानी 8 ऐसे गुणनखंड हैं जो 24 को यहां पर काट सकते हैं। समझ में आ गई आपको दोस्तों बात? क्या इतनी बात क्लियर है ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का तरीका दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करते हैं। अब एक एग्जाम्पल की मदद से सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। कैसे प्रयास करोगे आप लोग? जैसे कि आपको यही नंबर दे रखा था, 24 ही उठा लो। 24 का मतलब था 2 की पावर 3 इंटू 8 की पावर 1। अगर आपको इनके सभी गुणनखंडों का योग निकालना हो, जैसे कि 24 में आपके 8 नंबर थे, एक आपका 1 था, एक आपका क्या बोलते थे 2 नंबर से कट सकता था, 3 से कट सकता है, 4 से, 6 से, 6 7 8 9 10 11 12 एंड 24। इनको जरा जोड़ी दोस्तों, कितना आ रहा है आपका? 1 2 3 3 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 8 कितना दोस्तों आपका हो जाएगा? 16 प्लस 8 24, है ना? 16 8 24, 24 48, 12, 48 और 12 60। यानी कि अगर आप इन सबको ऐड करते हो दोस्तों यहाँ पर, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24, तो ये 60 आ रहा है। लेकिन बहुत टाइम बर्बाद होगा, क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है, मेरा बीएसए सर का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी। ऐसे थोड़ी ना हम, ऐसे मैं आपको नंबर दे दूं यहाँ पर 525, फिर तो दोस्तों खड़िया खड़ी हो जाएगी। नहीं करना आपको। आपको देता हूं तरीका कि अगर आपको इनके प्राइम फैक्टर्स का योग निकालना हो तो क्या तरीका है। जैसे कि ये लिख लिया, अब देखो यहां पर कॉन्सेप्ट। अब बता दो कॉन्सेप्ट क्या है। आपको दे रखा है 2 की पावर 3 और 8 की पावर 1। तो आप शुरुआत करो, जैसे 3 है, आप लिखोगे यहां पर 2 की पावर 0 से बनाओगे, प्लस 2 की पावर 1,
प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे बनाओगे। और यहां पर आपको जो एक दे रखा है यहां पर, फिर यहां दोस्तों देखो किसमें लिख रखा आपको, ये 3 की पावर था, मैंने 8 लिख दिया, सॉरी। 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, तो यहां पर आएगा प्लस में, ये लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दो, अब आ जाओ 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो नंबर आपका 3 है, तो 0 से 3 तक जगह हम पहले, यहां 1 दे रखा है, तो यहां 0 से 1 तक चले। अब देखो 2 की पावर 0 का मतलब 1, 2 की पावर 1 का मतलब आपका 2 आ गया, 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब आपका 8, ये नंबर मिल गया इनटू, इधर देखिए 3 की पावर 0 1 और 3 की पावर 1 3, ये मिल गया आपको। अब देखो 8 4 12, 13 14 15, ये आपका 15 आ गया, इधर 3 1 4 और डायरेक्ट 15 चौक 7। तो आपके पास अगर ये तरीका है गुणनखंडों का योग ज्ञात करने का, तो फिर आप कोई भी नंबर ज्ञात कर सकते हो, चाहे फिर मैं आपका एक नंबर आपको दे भी रहा हूं, आप यहां से मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि मैंने आपको एक 96 नंबर दिया, अब आप 96 के फैक्टर निकालिए जरा। आपने इसके फैक्टर निकाले, यहां पर 8 से काट रहा हूं, क्यों काट रहा हूं पता चल जाएगा आपको। जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, अब 4 तिया 12 होता है। देखो मैं क्या कर रहा हूं, यानी 96 के फैक्टर अगर मैं बनाने पर आया, तो ये दे रखा है 8 चौक 32 और इंटू 3, 32 का मतलब जानते हो 2 की पावर 5, इतना जुगाड़ू आपको होना चाहिए। और 3 का 3 की पावर 1, तो 32 तिया कितना आपका हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि बेटा बताओ कि 96 से कौन कौन से नंबर कट सकते हैं, तो आप बताओगे कि 5 और 1 6 और 1 और 1 2, 12 ऐसी संख्याएं हैं, 12 नंबर हैं जो 96 को काट सकते हैं। और कौन कौन से नंबर होंगे, और मैं पूछूं आपसे कि कौन कौन से वो अंक हैं, कौन कौन से वो अंक हैं जो 96 को काट सकते हैं। तो ऐसे करोगे, 2 की पावर 0 से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 एंड 2 की पावर 5, ऐसे। तो कितने मिले आपको, एक एक मिल गया आपको, एक एक, 2 की पावर 1 मतलब 2, 1 2 का स्क्वायर 4, 2 की और 3 यानी कि 8, 4 का मतलब आपका 16, 5 मतलब 32, ये नंबर मिले आपके। फिर आप देखोगे यहाँ पर 3, तो यहां पर शुरुआत को 3 की पावर 0 से और 3 की पावर 1, यानी मिलेगा आपका 1 और आपको मिलेगा 3, दो नंबर आपके ये हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। और आपका दोस्तों कोई रह गया हमारा, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, तो ये सारे आप नंबर यहां से आप निकाल सकते हो। बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि अगर आप लोगों को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट सीखना है, तो यही कॉन्सेप्ट आपके जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लग जाएंगे सवाल आपके। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हमने आपको तरीका दिया प्राइम फैक्टर का, कि प्राइम फैक्टर निकालते कैसे हैं। फिर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, उनका तरीका दिया कि आप उसकी पावर में एक जोड़कर आप नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ज्ञात कर सकते हो। फिर मैंने आपको क्या बताया, आप गुणनखंडों को कैसे जोड़ोगे, तो गुणनखंडों को जोड़ने का तरीका क्या है, जो पावर आपको दे रखी हो, है ना, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1, तो 0 से 3 तक चले, पहले 2 के लिए सबको जोड़ा इनटू में, फिर 3 को पकड़ा, 0 से शुरू किया 1 तक, इनको जोड़ा, और इसके बाद आपका आंसर 60 आया। ये इन सबका योग भी होता है, ऐसे लगाएंगे। आइए अब आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चलता हूं। यहां पर सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करिएगा और क्लास को यहां पर शेयर करते चलिए, जितने भी कैंडिडेट है सबसे निवेदन, लाइक करें शेयर करें, ठीक है ना। अब देखिए यहां तक आप लोगों का बिल्कुल समझ में आ गया कि कैसे आपको प्राइम फैक्टर निकालना है और उनके योग को किस तरीके से आप लोग यहां पर ज्ञात कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आप लोगों को मैंने यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका आपको समझा दिया है। अब बढ़ते हैं आगे। ये 12 नंबर आपके कौन से हैं, 1 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96। अब हमारा जो अगला पॉइंट बनता है यहां से, कि किसी संख्या के समगुणनखंडों की संख्या आपको कैसे ज्ञात करनी है। यानी अगर आपके पास कोई नंबर आया और आपसे पेपर में पूछा गया कि बताओ इसके समगुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो किसी भी नंबर के समगुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोग दो वाले की पावर को छोड़कर, हम दो को छोड़कर अभाज्य संख्याओं के घातांक में एक जोड़ते हैं। अच्छा बताओ दो क्यों क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि बात हो रही इवन नंबर की, और दुनिया का एकमात्र ऐसा नंबर है दो
जो आपका इवन प्राइम नंबर है, सिर्फ यही है अभी मैंने पढ़ा है प्राइम नंबर में। बाकी दोस्तों यहां पर हर प्राइम नंबर एक ऑड नंबर होता है। इसलिए तो यदि किसी संख्या के गुणनखंड में दो नहीं है तो भैया हम जो है जीरो सम गुणनखंड जो है उसको मानकर क्वेश्चन को ज्ञात कर लेंगे। कैसे, आइए इस चीज को आपको समझाते। जैसे कि मान लीजिए पेपर में सवाल आया, आपके पेपर में क्वेश्चन आया कि 120 आपको दोस्तों इवन है ना फैक्टर आपको फाइंड आउट करने हैं। तो मेरे दोस्त 120 के सम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, आप ऐसे बनाएंगे, थोड़ा सा एडवांस बनिए। 120 का मतलब आप लिखेंगे 12 इंटू 10, थोड़ा सोचिए। 12 मतलब 4 तिया 12, 10 का मतलब 5 दूनी 10, देखो 4 दूनी 8, यानी 8, ये 3 और ये 5। आ जाओ दोस्तों तरीका देखो, 8 का मतलब 2 की पावर 3, 3 मतलब 3 की पावर 1 एंड 5 मतलब 5 की पावर 1। वैसे आप चाहते तो 120 का ऐसे काटते तो बहुत थोड़ा वो पुराना तरीका है, आपको थोड़ा सा एडवांस भी होना पड़ेगा ताकि आप एग्जाम में टाइम को बचा सको, है ना। 12 इंटू 10, इधर तोड़ लिया इधर तोड़ लिया, उसके बाद अपनी पावर के हिसाब से छोटे से में अपना उत्तर निकाल लिया। तो ये मैंने क्या किया, अभी 120 के फैक्टर निकाल के रख दिया। अब मुझसे पूछ रहा है कि इसमें आपके सम गुणनखंड कितने होंगे। तो यहां पर 2 आया है, तो 2 आया है, इसमें पावर दे रखी है 3, बाकी दोनों नंबर आपके क्या हैं, आपके ऑड नंबर हैं, सम तो है नहीं। यानी कि इसकी पावर को छोड़कर इसकी जो पावर 3 है इसको 3 ही रहने दो, बाकी का जो आपको दे रखा है, जैसे यहां पर दे रखा है 1, तो 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, बाकी यहां दे रखा है 1, 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया। तो यहां पर आपके जो सम गुणनखंड होंगे, तो सम गुणनखंडों की संख्या होगी 3 दूनी 6 दूनी 12। क्लियर है। तो यहां पर आपके इवन गुणनखंड कितने होंगे, आपकी 12 होंगे। कितने होंगे, 12 होंगे। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपका अगर 2 दे रखा है तो 2 वाले की पावर को हम लोग वही रखेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे। क्योंकि अभी मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था, अगर आपको प्राइम फैक्टर निकालना होता है तो प्राइम फैक्टर ज्ञात करने के लिए जो भी पावर होती है, पावर में एक एक जोड़कर उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इस प्रकार गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। लेकिन अगर आपके पेपर में आता है इवन प्राइम फैक्टर निकालने, तो 2 की पावर को छोड़कर बाकी सब में आपको एक जोड़कर नॉर्मल लगा सकते हो। लेकिन अगर किसी नंबर का फैक्टर 2 आया ही नहीं है तो फिर आपका उत्तर 0 होगा, उसमें कोई भी आप लोगों का इवन प्राइम नंबर का फैक्टर नहीं होगा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ रही है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन यहां से और बनेगा। अच्छा ये बताइए 120 के सम गुणनखंडों का योग क्या है। अभी आपने नंबर बताया, अब जो भी नंबर्स हैं उनको अगर आप ऐड करते हो, नंबर नहीं पता आपको, लेकिन अगर आप उन नंबर को जोड़ो तो आपके कितने जो है उसका योग जो है क्या बनेगा। जैसा कि आपको पता ही है कि 120 का मतलब 2 की पावर 3 था, 3 की पावर 1 था और 5 की पावर 1 था, है ना, ये आपने बनाया था। तो इस हिसाब से आप लोग जब इसका योग ज्ञात करेंगे तो योग ज्ञात करने के लिए आपने 3 ही तो रखा है, तो आप 2 की पावर 0 को छोड़कर 2 की पावर 1 मानेंगे, 2 की पावर 2 मानेंगे और 2 की पावर 3 मानकर अपना काम चलाएंगे। क्यों, क्योंकि जब मैं इवन नंबर पूछ रहा है तो मैंने यहां पर 3 की वैल्यू 3 ही लिखी है, बाकी सबको मैं यहां पर 1 को 2 कर रहा हूं, 1 को 2 कर रहा हूं, तो वही सलूक यहां पर भी करना है। इनटू, अब देखिए 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 है ना, प्लस का 3 की पावर 1, यहां कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए इनटू में यहां 5 दे रखा है, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, कोई दिक्कत। यानी जब आप लोग इवन प्राइम नंबर ज्ञात करोगे तो यहां पर इवन गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए 2 की पावर 0 को छोड़ना होगा। यहां लिख लो, नोट डालकर आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा। क्या लिखना है आप लोगों को कि आपको सम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप लोग जो है यहां पर 2 की पावर 0 को छोड़ दो, 2 की पावर 0 को स्किप करोगे। क्यों, क्योंकि यहां पर आपसे इवन नंबर के गुणनखंडों का योग पूछा जा रहा है। अब भैया यहां पर आपका क्या होगा, सबको पता है 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 0 1, 3 का 1 मतलब 3 ही रहेगा, इंटू 5 0 मतलब 1, 5 की पावर 1 5 रहेगा।
तो ये आपका हो जाएगा 8 4 12, है ना, 2 14, इंटू में आपका 3 1 4, इधर आएगा 5 और 1 6। इस हिसाब से तो कितना आपका बनेगा, 14 छक 84, चौक 336। तो आपके यहां पर नोट डाउन करेंगे 120 के सम गुणनखंडों का जो योग आएगा, जब इन सबको ऐड कराओगे तो आपकी वैल्यू बनेगी 336 बनेगी। तो मैंने क्या बताया आपको, अब बताया हमने इवन नंबर का। आइए इसके बाद हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट जो पेपर में बनेगा वो क्या है, किसी संख्या के विषम गुणनखंडों की संख्या और योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो भैया यहां पर आप फोकस करिए, आपको क्या दिया गया है, किसी संख्या के विषम गुणनखंडों की संख्या और योग ज्ञात करने के लिए हमें 2 के घातांकों को अनदेखा करना पड़ता है। यहां पर 2 की पावर को ही छोड़ दोगे, बिल्कुल स्किप करोगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर चाहिए, यानी कि 2 वाले से मतलब ही खत्म हो गया यहां पर, है ना। आइए जैसे कि अगर मैं 120 ही मान के चल रहा हूं, पूरा पॉइंट समझाऊंगा इसी से, तो 120 के विषम गुणनखंड अगर निकलवाए जाए आपसे तो कैसे निकालोगे। तो फिर वही चीज दोस्तों, अगर आप 120 के फैक्टर करते हो तो नॉर्मल पता है कि भैया 2 की पावर आपकी कितनी आनी है, यहाँ पर 3 आनी है, 3 की पावर 1 है और 5 की पावर 1। लेकिन दोस्त विषम गुणनखंडों में आप लोग क्या करेंगे, इसका मतलब ही नहीं, मतलब इसको छोड़ देंगे, आप 3 पर फोकस करेंगे एंड 5 पे फोकस करेंगे, बाकी पावर यहाँ 1 दे रखी बढ़ा देंगे 2, और यहाँ दे रखा 1 यानी 2 हो जाए, क्योंकि 1 प्लस करते हैं यहाँ पर पावर में, +1 करते हैं। इस प्रकार से आपके 120 में आपके 4 ऐसे नंबर होंगे जो फैक्टर होंगे वो विषम होंगे, है ना। 4 ऐसे नंबर होंगे जो आपके विषम होंगे, जैसे कि आपका 3 हो सकता है, आपका 5 हो सकता है, ये क्या आपका विषम संख्या है। 3 पंजे 15 आप लोगों का हो सकता है ना। 120 की दोस्तों अगर हम बात करेंगे तो ये आप लोगों के जो नंबर आपके हैं, ये आप लोगों के क्या है, विषम गुणनखंड। एक आपका एक भी तो आपका क्या है, विषम संख्या ना, एक आपका हो सकता है। तो 1 3 5 15 ये 4 अंक है 120 को काटने के लिए, जो कि मेरे ऑड नंबर है। क्या है, ऑड नंबर है। आइए अब अगर मैं पूछूं कि 120 के विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, तो आप योग कैसे ज्ञात करोगे बताइए। जैसे नॉर्मल अगर आप इन चारों नंबर को जोड़ो, आपके जो क्या बोलते हैं 4 नंबर जो आए थे, इसमें हमने सोच लिया कि एक होगा, एक 3 था, एक 5, एक 15, इनको जोड़ा 15 5 20, 3 और 1 4 24 आ रहा है योग। अब जुगाड़ क्या आपको लगाने की, तो 120 के विषम गुणनखंडों का योग हम जानते हैं 24 होगा, लेकिन कैसे निकालें डायरेक्ट, वही चीज आपको पता है कि 120 में हमें पावर लेनी नहीं, दो से मतलब ही नहीं, 2 की पावर 3, जो आपको दे रखा था 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, इनसे मतलब है। तो 3 की पावर 1 का मतलब 1 3 की पावर 0 से शुरू करेंगे, 1 तक चले, इनटू में यहाँ 5 की पावर 1 से शुरू हो रहा है, शुरुआत 0 से करेंगे, 0 है ना, +1, अगर यहाँ 2 होता तो 2 तक जाते, यहाँ 100 होता तो 100 तक चलते। खैर यहीं पर मामला पानी फिट हो गया मेरा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 की पावर 0 यानी कि 1, 3 की पावर 1 यानी कि 3, 5 0 यानी कि दोस्तों 1, 5 की पावर 1 यानी कि 5, तो ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 6, और 6 चौक 24 डायरेक्ट लगा सकते। देखो यहाँ तो मेरी सोच जो है काम कर रही है कि भैया 1 होगा, 3 होगा, 5 15, लेकिन नंबर पेपर में ऐसे आएंगे हम सोच भी नहीं पाएंगे। तब आपको ये तरीका सबसे बेहतरीन लगेगा, जहां पर आप देखते ही बिना दिमाग लगाए कॉन्सेप्ट से आप योग जोड़ लेंगे कि 120 के जो आपके क्या बोलते हैं विषम, यानी ऑड, जो ऑड फैक्टर है, तो ऑड फैक्टर का जो सम होगा वो 24 होगा। अब कुछ विशेष चीजें पेपर में आती है, जैसे कि 1001 नंबर है, 1001 कब आएगा, जब 7 इंटू 11 इंटू 13 को मल्टीप्लाई करोगे, तो ये फैक्टर है 1001, है ना, ये आपका 7 इंटू 11 इंटू 13 से मल्टीप्लाई करने बनता है। अब अगर दोस्तों यहां देखो मैंने लिख भी रखा है, अगर 1001 की गुणा आप किसी भी 3 अंकों की संख्या से कर दो, ये 3 अंकों की संख्या है एबीसी, जब आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो देखो क्या चल रहा है, एबीसी एबीसी, यानी कि 3 अंकों की संख्या 2 बार आपकी रिपीट हो जाती है। जैसे कि 1001 है, आपने 234 नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो आपका देखो क्या आ गया, 234 234 आ गया, है ना।
तो ऐसे अगर मैं कोई नंबर लिखना, जैसे यहाँ लिखूं 521 इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि 1001 की गुणा 521 से हो रही होगी। थोड़ा दिमाग लगाइए। अगर मेरे दोस्त आपके पास कोई नंबर ऐसा दे रखा हो 521 दो बार आपका आ रहा है, 6 डिजिट की नंबर है, 6 डिजिट का, फोकस करेंगे। अगर कोई 6 अंकों की संख्या है जो आपका यहां पर 3 के अंकों में रिपीट हो रही है, तो वो संख्या आप लोगों की 1001 और स्वयं की मल्टीप्लाई के बराबर होती है। और 1001 का मतलब हम जानते हैं वो नंबर आपका 7, 11 और 13 से कट सकता है। तो इसका मतलब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? तो इसके फैक्टर होंगे 7, 11, 13 और स्वयं वो नंबर आपका 521। क्लियर? आइए अब जैसे कि एक क्वेश्चन पेपर में आया, बहुत ध्यान से, क्योंकि बच्चा सोच नहीं पाएगा इतने बड़े, अरे इसका कैसे फैक्टर निकाले। तो निम्नलिखित में से कौन 5, याद रखा आपको, क्या आप इसको देख सकते हैं, 5,31,531 का गुणनखंड होगा। गुणनखंड का मतलब आप वो नंबर बताओ जिससे मेरी ये संख्या कट जाए, है ना? तो कौन सा फैक्टर है? 15 होगा, 13, 11 या फिर आपका बी और सी दोनों हो सकते हैं। तो सबको पता है 531 का मतलब जानते हैं 1001 इंटू 531 है, और 1001 का मतलब पता है 7, 11, 13, ये 3 नंबर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। और यहां ऑप्शन में मुझे दे रखा है 13 दे रखा है, 11 दे रखा है, इसका मतलब ये संख्या मेरी बी और सी इन दोनों से ही विभाजित हो सकती है, इन दोनों से विभाज्य है। इसका मतलब 13 और 11 दोनों ही 531 का क्या होगा? गुणनखंड होगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, एक चीज आपको और बताते हैं, थोड़ा सा और लॉजिकल सोचिए। अब देखिए, जैसे कि आपको एक नंबर दे रखा है 111, 111 का मतलब आप देख पा रहे हो 37 इंटू 3 होता है, 37 तिया 111, और ये 111 को मैंने यहां पर 1001 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब देखो यहां पर 1 ये 3 बार लिख गया। तो जब किसी एक अंक को हम 6 बार लिखते हैं तो फिर उसके फैक्टर में आपका 3, 7, 11, 13 और 37 भी आ जाता है। जैसे अभी जब 1001 की बात हुई तो मैंने आपको बताया कि भैया 7, 11, 13 इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। लेकिन अगर दोस्तों यहां पर कोई भी नंबर 6 डिजिट, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 9777 777, ऐसी कंडीशन में दोस्तों वो जो आपका नंबर होता है वो आपका 37 और आप लोगों का 3 वो भी आपका इंक्लूड हो जाता है। तो आप देख पा रहे हो 7, 11, 13 तो आपका था ही था, बाकी 3 और आपका 37 ये आपका और बढ़ गया। जैसे कि नंबर देखिए, पेपर का सवाल आप देखिए क्या है आपका। पेपर में क्वेश्चन ये आया कि निम्नलिखित में से कौन, है ना, 222 का गुणनखंड है। तो देखो 222 का गुणनखंड, अब वैसे नॉर्मल हम काटा पीटी करेंगे, 222 दो एक कम, 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 11 से काटेंगे, 11 एक कम 0, 11 एक कम 0, 11 एक कम 0, है ना? इस हिसाब से करेंगे, बहुत टाइम बर्बाद है ना, बिल्कुल बेकार तरीका है, नहीं फॉलो करना आपको ये तरीका। जब आपके पास कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो जब अगर आप लोगों का सिंगल डिजिट का नंबर 6 टाइम रिपीट हो तो उसके फैक्टर में आपका 37, 3, बाकी 7, 11, 13 हो सकता है। अब ऑप्शन देखो याद रखा 17, 17 जो है किसी का बन नहीं सकता क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। बाकी तो बना देखो 19 तिया 57, यहां से 57 बनेगा, नहीं बना सकते। यहाँ देखो आपका 68, याद रखा आपको 74। तो इसमें जो आप बना सकते हो यहाँ पर 74 बना सकते हो। कैसे? ये देखो, अगर आप 37 का दोगुना कर दो तो 37 दूनी 74 आपका बन जाएगा, क्योंकि देखो बाकी 57 ये 19 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 19 तिया 57, है ना, ये आपका बनेगा नहीं। आपका 68 जो 17 चौक 68 और 17 वाला ये भी नहीं बनेगा आपका, और 57 मतलब 19 तिया 57, तो 19 तो है ही नहीं इसमें कहीं पर, तो 19 वाला नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ देखो अगर आप 74 लेते हो तो ये आ जाएगा 37 दूनी 74, तो यही इसका एकमात्र स्पष्ट रूप से गुणनखंड। समझ में आ गया आपको? तो ऐसे भी दोस्तों यहां पर सवाल पूछा जा सकता है। आइए अब आते हैं आवृत्ति दशमलव पे। देखो डेसिमल फ्रैक्शन को तो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नंबर सिस्टम चल रहा है
कुछ बेसिक से पॉइंट्स आपके आएंगे जहां पर ये टर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे कि देखिए क्या है, आपको दे रखा है कि आवर्ती दशमलव को उन संख्याओं के रूप में संदर्भित किया जाता है जो आपके दशमलव के बाद समान रूप से दोहराए जाते हैं। कुछ परिमेय संख्याएं दशमलव संख्याओं में परिवर्तित करने के बाद आवृत्ति दशमलव उत्पन्न करती। क्या चल रहा है दोस्तों, देखो यहां पर मैंने तीन बातें बताई थी। एक नॉर्मल था आपका शांत, दूसरी थी दोस्तों बात अशांत। अब अशांत में दो कैटेगरी थी, एक अशांत हो आवृत्ति और दूसरी कैटेगरी थी अशांत अनावृत्ति। आवृत्तियों जिसमें आवृत्ति हो जाए, जैसे कि अगर बेटा मैं 1/3 को डिवाइड करूं तो 0.333333 चलता रहेगा। तो ये अशांत तो है, लेकिन यहां कोई ऐसा नंबर जो रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग सीरीज चल रही है। अनावृत्ति में आपका क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को पाई की वैल्यू आपको बताई थी। पाई मतलब 22/7 आपका होता है, और 22/7 का जब आप सॉल्व करोगे डिवाइड करके तो आपका आएगा ना 3.142857142 चलता रहेगा। यानी यहां पर आपका जो है नॉन रिपीटिंग सीरीज आपकी चल रही है, यहां पर चीजें रिपीट नहीं हो रही। बस इस चीज को मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। अब आगे बढ़ता हूं यहां पर, जैसे कि 1/3 देखिए। अब यहां पर अभी आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो 1/3 का मतलब क्या है, 0.333 चलता रहेगा, जिसको आप लिख सकते हो 0.3, इसके और बार लगा दो। ये आपका क्या है, तो ये आप लोगों का जो है अशांत एवं क्या है दोस्तों, यहां पर आवृत्ति दशमलव है। अशांत एवं आवृत्ति, यही लिखा है आपका। यही लिखा है कि आवृत्ति दशमलव वो दशमलव होता है जो दशमलव के बाद समान रूप से दोहराई जाती है। तो कुछ परिमेय संख्याएं जो होती हैं दशमलव संख्याओं में परिवर्तित करने के बाद आवृत्ति दशमलव उत्पन्न करती हैं, लेकिन सभी अपरिमेय संख्याएं दशमलव उत्पन्न के रूप में परिवर्तित करने के बाद आवृत्ति दशमलव उत्पन्न कर सकती। जैसे कि ये देखिए 22/7, ये आप लोगों का जो है रिपीटिशन सीरीज चल रही है, यहां पर 3.142857 2857, फिर आएगा 142857, फिर आएगा 142857। तो आप लिख सकते हैं इसको यहां पर बराबर में 3.142857 यहां बार लगा दोगे। बार का मतलब होता है आवृत्ति, तो ये अशांत और आवृत्ति वाला है। अब जैसे दे रखा है 0.9 पर बार लगा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0.9 पर अगर बार लगा है तो इसका मतलब लिखोगे दोस्तों 9/9, आंसर आएगा आपका 1 आएगा। क्लियर है, तो ये आप लोगों का क्या हो गया, ये अगर 9 लिखा हुआ आपका, तो यहां पर इसका उत्तर आ रहा है, तो ये शांत है। ये आवृत्ति में अगर आप दशमलव देखोगे तो ये शांत दशमलव का उदाहरण है। यहां दे रखा आपको जैसे कि 0.5327, इस पर बार लगा। बहुत सारे बच्चे समझते नहीं क्या है इसका मतलब। इसका मतलब देखो ये होता है, पूरा नंबर उतारो, आपने लिखा 5327, जिस नंबर पे बार लगा उसको छोड़कर बाकी नंबर बचा 53, इसमें से घटा दीजिए। अब नीचे आपको 9 कुछ भी लिखना होगा। अब यहां पर जिन दो नंबर के ऊपर बार लगा है उसके लिए तो आप 9 मानोगे, और जिस पर बार नहीं लगा है उनके लिए आप 0 लिखोगे, और इस हिसाब से आपका उत्तर कितना होगा। जैसे आपको मैं लिख रहा हूं 5327 में आप 53 माइनस करेंगे, बटे में आपको दे रखा है 9900, तो आप माइनस करोगे तो आपका उत्तर आएगा 5274 बटे में 9900। ये होता है आप लोगों का, इस तरीके से हम लोग यहां पर आवृत्ति दशमलव ज्ञात करते हैं। एक आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये बार वाले क्वेश्चन भी पेपर में आएंगे, वहां पर आप कंफ्यूज बहुत होंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। जैसे अगर आपका लिखा है 0.76, इन दोनों पर बार लगा तो क्या करोगे, जिस पर बार लगा है आप डायरेक्ट लिखोगे 76, और इसके लिए क्या लिखोगे 99। इसका बेसिक पार्ट आपका क्या है, जैसे कि अगर मैं जानता हूं कि 0.76767677 चल रहा है, तो मैंने माना थोड़ा तरीका दे रहा हूं, माना
x बराबर मैंने माना कि आपको दे रखा है यहाँ पर 76, आपको नंबर दे रखा है 0.76, मैंने 76 मान लिया। x बराबर 76, 76 76 चलता रहेगा, ये मैंने मान लिया यहाँ पर। जब आप यहाँ पर दोस्तों वैल्यू पुट कर x बराबर लिखा है 0.76, फिर 76 आएगा यहाँ पर, फिर 76 आप लोगों का आएगा। अब आप दोस्तों क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, तो वो थोड़ा तरीका लंबा आपका हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर ना, ये वाला तरीका बहुत बेकार है यहाँ पर, इसलिए मैंने कभी भी आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया। आपको हमने आपको डायरेक्ट तरीका दिया, नंबर देखा ऊपर, जिस पर लगा बार उसके लिए उतनी बार लगा दे 9। अब अगर ये नंबर लिखा है 0.576 और यहां बार लगा है, तब क्या करोगे, आप पूरा नंबर लिखोगे 576 और जिस पर बार नहीं है उतना माइनस करोगे, नीचे आपका आएगा 9 9 और एक नंबर आपका एक्स्ट्रा आया है जिस पर बार नहीं लगा है, इसके लिए 0। तो इस हिसाब से आपका उत्तर क्या बनेगा, तो ये बनेगा 76 में 5 जाएगा, 6 में 5 गया 1, तो ये आएगा 571/990। तो इस हिसाब से आप लोग बार वाले क्वेश्चन लगाओगे। अभी के लिए इतना ही रखिए माइंड में, अभी बहुत हार्ड टाइप के क्वेश्चन भी बहुत शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे। अब आते हैं विभाजकता के नियम पर। देखो दोस्तों, नंबर सिस्टम में विभाजकता का नियम क्या कहता है। अब आप यहां देखेंगे विभाजकता का नियम कैसे ज्ञात करें कि कोई नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो जब अंतिम अंक आपका 0 या एक सम संख्या हो, सबको पता है कि जो भी संख्याएं 2 से विभाजित हो सकती हैं, है ना, उसके लिए तरीका क्या है, इवन नंबर का तरीका क्या है। इवन नंबर का तरीका है दोस्तों यहां पर, जो संख्या 2 से कट जाएगी वो आपकी इवन होगी। इसमें सिंपल तरीका है, कोई भी नंबर हो, अगर उसका लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 यही तो आ सकता है, क्योंकि अगर आप 1 मानोगे, 3 5 7 9 रखोगे तो वो आपका होगा ही नहीं। अगर जैसे मैं नंबर लिखा है यहाँ पर 1 2 4 5 6 7 8 9 4, बताओ क्या 2 से कटेगा। सिर्फ इसको देखो, आपको इवन नंबर दिख रहा है, यानी कि 2 से अगर कोई संख्या 2 से तब कटती है जब उसका लास्ट डिजिट क्या हो, इवन नंबर। इसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को और विस्तार से समझाना चाहूंगा, इतना इरेज कर दें, ठीक है। तो दोस्तों, 2 का ड्यूअलिटी रूल क्या कह रहा है, 2 का विभाजकता का नियम ये कहता है कि आपका लास्ट डिजिट जो है ना, वो आपका जो है 2 से विभाजित होना चाहिए, बस जो भी हो, सिंपल सा। तो 2 का नियम दोस्तों क्या है, कोई भी नंबर हो, उसका जो अंतिम अंक होगा, उस संख्या का जो यूनिट डिजिट होगा, अंतिम अंक, वो 2 से आपका कटना चाहिए। और 2 से नंबर आपको पता है आपका या तो 0 होगा, या 2 या 4 या 6 या 8, यही अंक होंगे जो 2 से कट सकते हैं। तो इसका मतलब अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 2 से विभाज्य है, देन वो पूरी संख्या 2 से कट सकती है। ऐसे चेक करेंगे 3 से। देखो, 3 का विभाजकता का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए, यानी कि डिजिटल सम। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 3 का जो नियम है डिजिटल सम, है ना, कोई संख्या 3 से तभी कट सकती है, कोई संख्या मेरे दोस्त 3 से तभी कटेगी जब उस संख्या के अंकों का जो योग है वो मेरा 3 से विभाजित हो जाए। जैसे आपको दे रखा 1971, अब देखो 1971 है, तो क्या लगा है डिजिटल सम, देखो 9 से 9 कट जाएगा, 3 मतलब 9 3 से कट सकता है, बाकी रहा 7 8 1 9, तो 7 एंड 2 9, ये संख्या 3 से कट पाएगी। क्योंकि अगर आप जोड़ोगे, इन सबको ऐड कराओगे, तो ऐड करने पर वैल्यू क्या आ रही, 9 1 10 7 17 18 आ रहा है, और 18 3 से कटेगा, 3 से 18 होता है, कट जाएगा। तो डायरेक्ट सीखो यहाँ पर 9 से 9, 9 से मतलब 9 जो है 3 से कट सकता है। रही बात 7 4 11 1 12, 12 बचा, ये भी 3 से कट सकते हैं। यानी कि दोस्तों 3 से कटने का नियम, डिजिटल सम, किसी भी नंबर का डिजिटल सम अगर 3 से कटेगा, देन वो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब आते हैं 4 पर आते हैं। जब अंतिम 2 अंक 4 से भाज्य हो, तो वे संख्या आप लोगों की 4 से विभाज्य होगी। जैसे कि कोई बहुत बड़ा नंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब तुम लोग 4 से काटो बुढ़े हो जाओगे, 4 से काटा मैंने इसको, 4 3 12, अभी जाएगा ना 3 0 लिखा, 4 8 32, 2 34, 4 6 24, 1 बचा, 4 चौक 16, कट गया पूरा, 0 लोगे नहीं, लोगे 0 नहीं,
4 एकम 4, 3 7, 4 निम 36, 7 29, 4 7 28, एक बचा रहा रिमाइंडर। क्यों? नहीं समझे? तो इतना बड़ा क्यों मेहनत करना है यहाँ पर? इतनी मेहनत थोड़ी ना करनी होती है आप लोगों को। अगर आप बीएससी ट्री की क्लासेस पर आए हो और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत नहीं करनी है, आपको दिमाग से काम करना है। तो अंतिम 2 अंक, तो जो नंबर अभी आपका जैसे कुछ भी लिखा था 1 2 3 4 5 6 8 9 है, तो आप डायरेक्ट देखो 8 9, क्या 8 9 4 से कटेगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, नहीं कटेगा, क्योंकि 9 दे रखा है, पूरा पूरा जा नहीं रहा है, तो नहीं कट सकता। अब जैसे नंबर है 1528 है तो अंतिम 2 अंक 28, 4 7 28, इधर रखा डबल जीरो मतलब 4 से काटो, 25 चौक 100 कट सकता है। तो आपका यहां पर 4 का नियम है कि लास्ट के 2 डिजिट ये आपके कटने जाए 4 से। देखो इनको एक साथ याद कर लो, आपका 2 4 और एक 8 बता दूं पहले, फिर आपको आगे बताऊंगा। एक 8 ही बता रहा हूं। 8 वाले का कॉन्सेप्ट है, जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे कि आपको नंबर दे रखा है 2 2 5 6, तो अंतिम 3 अंक दे रखे हैं 2 5 6, आप काटिए। 8 या 24, 8 दूनी 16, तो ये संख्या आपकी क्या 8 से कट सकती है। ये तीनों एक साथ याद रखेंगे आप लोग। क्या याद रखेंगे? 2 वाले का, 4 वाले का एंड 8 वाले का। 2 वाले में दोस्तों आपका अंतिम अंक खाली देखते हैं, अंतिम अंक जो है चेक करेंगे 2 से। 4 वाले में क्या होता है, इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं जो 4 से कट जाए। 4 वाले में तो अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वो पूरी संख्या 4 से कट सकती है। और अगर हम 8 का विभाजकता का नियम देखें तो 8 का विभाजकता का नियम कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट जो है वो मेरे 8 से कटने चाहिए। तो क्या देखो, 2 वाले में सिंगल डिजिट, 4 वाले में डबल डिजिट और 8 वाले में ट्रिपल डिजिट, क्योंकि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 3। यहां से बनाइए दोस्तों पूरी जुगाड़, ऐसे बनाइए, है ना, इस तरीके से। तो इसलिए 2 4 8 का मैं आपको एक साथ याद करा रहा हूं, एक साथ याद रखिएगा। 2 के लिए लास्ट डिजिट से चेक करेंगे, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट से और 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट से चेक करेंगे। वापिस आते हैं, अब देखो इसके बाद आ जाइए 5 पर। हम कैसे ज्ञात करें कि कोई संख्या 5 से विभाज्य है कि नहीं? तो 5 का विभाजकता का नियम बहुत सिंपल है। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, क्योंकि कोई भी नंबर होगा, जैसे कि 1725, इसका अंतिम अंक 5 है तो 5 से कट जाएगा। अंतिम अंक 0 है 1790, ये 5 से कट जाएगा। तो 5 से कटने का नियम बहुत सिंपल है, लास्ट में आपको 0 5 दिखे, समझ जाओ 5 से कटेगा। अब 6 का नियम दोस्तों सिंपल, 6 का मतलब क्या होता है? 6 मतलब 2 3 6। जो संख्या 2 से कट जाए, जो संख्या 3 से कट जाए, वो संख्या मेरी 6 से भी कटेगी। जैसे कि 36 है, अब 36 में आप देखोगे 2 और 3 दोनों के रूल देखने पड़ेंगे। आपका लास्ट डिजिट क्या है? इवन है, जो कि 2 से कट सकती है। रही बात 3 की, तो देखो 6 और 3 9 आ रहा है डिजिटल सम, तो 3 का डिजिटल सम लगाने पर मेरा 3 से भी कट रहा है। ऐसी 72 देखिए, 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा। तो जो संख्या 2 और 3 दोनों से कट जाए वो 6 से भी कट जाएगी। अब आते हैं मुश्किल वाले पर, इसको होल्ड कीजिए, बहुत मुश्किल है, अभी इसको थोड़ा सा रोकेंगे। अब आ जाओ 9 वाले पर। 9 वाले में देखोगे संख्या जो है, अंकों का योग जो है, जो डिजिटल सम लगाने पर अगर आपका 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या हमारी 9 से कट सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रखा है 9216, तो ये मेरा दोस्तों नंबर क्या है? तो ये यहां पर आप देख पा रहे हो अंकों का जो योग है वो आपको 9 से कट जाएगा। जैसे कि 9 से 9 गया, बाकी 6 7 2 9, ये भी 9 से 9 कट गया। अगर आप डिजिटल सम लगाते जोड़ते भी हो तो 9 2 11, 9 2 11, 12 6 18, 18 9 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, है ना। फिर देखिए 10 का नियम क्या है? जब किसी नंबर का अंतिम अंक 0 हो तो वो संख्या 10 से कट जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे आपका 520, 640, अगर आपको यूनिट डिजिट 0 दिख रही है तो 10 से तो तभी काटोगे ना जब लास्ट में 0 दिखेगा, तब वो संख्या 10 से कट सकती है। ठीक है, एक चीज आपको और बताता हूं यहां पर याद करने के लिए दोस्तों, यहां पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 2 4 6 एक साथ याद रखेंगे, वैसे ही आप लोग 3 और 9 इनके रूल को भी इकट्ठा याद रखें। दोनों की वैल्यू सेम है, जैसे कि
यहां पर भी हम क्या करते हैं, डिजिटल सम लगाते हैं, उसको 3 से चेक करते हैं, काटते हैं, और 9 वाले में जब नियम लगाते हैं तो यहां पर भी सेम डिजिटल सम निकालते हैं और डिजिटल सम को 9 से चेक करते हैं। यानी कोई संख्या 3 से तभी कटेगी जब उसका डिजिटल सम 3 से विभाज्य होगा। ऐसे ही कोई संख्या 9 से तभी कटेगी जब उसका डिजिटल सम 9 से विभाज्य होगा। इन दोनों को भी साथ में ही आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद 11 वाला नियम बहुत विशेष है। आप कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या 11 से कट सकती है? तो इसमें क्या करना होता है, जब सम और विषम स्थानों के अंकों का योग का डिफरेंस निकालोगे, अगर वो 0 या 11 आता है, देन वो संख्या आप लोगों की 11 से विभाज्य। जैसे नंबर दे रखा है 217 382, यही देखो आपको यहां दे रखा है 217 382। इसका मतलब क्या है, 217 382। अब ये विषम या सम स्थान का मतलब क्या है, जैसे अगर आप देखो यहां पर मैं नंबरिंग करता हूं, 1 2 3 4 5 6 अंक है, तो जो पहला अंक है ये विषम हो गया, तीसरा अंक विषम हो गया और पांचवा अंक विषम हो गया। तो इस पर नंबर दे रखा है 2 7 8, ये लिखा 2 7 8 को जोड़ा 17 आ गया। और ये दे रखा है आपको इवन नंबर दे रखा है 2 4 6, जो दे रखा है आपको 1 3 2, ये 6 हो गया। जब 17 और 6 यानी कि इवन प्लेस वैल्यू, ये है इवन प्लेस वैल्यू और ऑड प्लेस वैल्यू, इनका सम निकालकर अगर आप आपस में डिफरेंस निकाल तो इवन ऑड का, तो अगर आपका डिफरेंस या तो 11 आ जाए, जैसे 17 में 6 का 11, या 0 आ जाए। अगर डिफरेंस 0 या 11 आता है तो वो पूरी संख्या जो है आप लोगों की जो है 11 से विभाज्य होगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? क्लियर? जैसे कि 2 और 1 का डिफरेंस 1 आ रहा है, यहां देखेंगे आप लोग 7 और 3 का डिफरेंस आपका कितना यहां पर आ रहा है, 7 में 3 का 4 आ रहा है। यहां देखेंगे आप लोग 8 और 2 का डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर 6 आ रहा है। इधर अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर 1 और 7 का डिफरेंस कितना है, 1 7 का डिफरेंस 6 है। इधर देखेंगे आप लोग 8 और 3 का जो डिफरेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 और 3 का, तो 5 3 8 5 दे रखा है ना। तो ऊपर देखो 6 5 11, नीचे देखो 1 4 6। एक तरीका मैंने आपके लिए और इजाद किया, आज से एक तरीका बता रहा हूँ, ये बच्चों को पता होगा जनरली। एक तरीका आपको और देता हूं, बेहतरीन, बिल्कुल अलग दोस्तों यहां पर है, और उस तरीके का नाम मैंने लिखा है डिफरेंस मेथड। ये हमारा जो है डिफरेंस मेथड है। जैसे कोई भी एक नंबर आप लोग ले लीजिए यहां पर जो 11 से कट सकता है। मैं कोई भी एक नंबर बना ले रहा हूं यहां पर अपने हिसाब से, जो मेरे 11 से कटेगा। मैंने एक नंबर लिया और यहां लिख रहा हूं 7 6 8 3 5। नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, ऑड प्लेस वैल्यू देखो, ऑड प्लेस पर वैल्यू क्या दे रखी है, 7 8 5, तो 8 5 13 और 7 7 3 10 20। डिफरेंस यहां देखो 6 और 3 9 आएंगे, 20 में 9 गया, आपका बचेगा 11। इसका मतलब ये संख्या मेरी क्या है, 11 से कट सकती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी दोस्तों क्या होता है, प्रॉब्लम आती है जोड़ने में, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। जैसे मैं जोड़ रहा हूं 2 7 8 जोड़ा, इधर जोड़ा, बहुत टाइम लग रहा है। तो कुछ ऐसा तरीका और छोटा बनाने के लिए मैंने डिफरेंस बनाया इसको। जब मैंने इसमें डिफरेंस बनाया ना तरीका, तो थोड़ा सा तरीका शॉर्ट बन गया। जैसे कि क्या है, यहां देखो 7 और 6 का डिफरेंस आपका जो है 1 बच रहा है, 8 में 3 गया, यहाँ 5 है। अब ये तो आपका जाएगा नहीं यहाँ पर। इधर देखिए आप लोग 6 और 8 देखो माइनस का 2 है, 3 5 जो माइनस का आपको 2 रखा है यहाँ पर। इस तरीके से अगर जैसे आपका डिफरेंस जो मैंने आपको बनाया यहाँ पर, जैसे कि 2 में गया 1, 7 में गया 4, 8 में 2 गया 6, ऊपर देखा 1 में 7 गया माइनस का 6, 3 में 8 गया माइनस का 5, तो 6 5 11, नीचे देखो 6 4 10 और 1 11। इस प्रकार से अगर आप लोगों का डिफरेंस की वैल्यू 0 या 11 आ रही, देन आप लोग ऐसे भी सवाल को अपने बहुत आराम से लगा सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। क्लियर? लग जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अभी कुछ छूटा तो नहीं यहां पर? हाँ, ये वाला 5 वाला हो गया अपना, 6 वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, 7 वाला रोका भी आपके लिए, 8 वाला कॉन्सेप्ट हो गया, 9 वाला भी हो गया, 10 वाला भी कॉन्सेप्ट आपका हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम लोग यहां पर आगे। एक मिनट, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए, तो यहां पर आप लोगों ने क्या देखा, अभी तक मैंने आप लोगों को एक तरीका दिया था जिसमें हम लोग इवन प्लेस वैल्यू, ऑड प्लेस वैल्यू का इस्तेमाल करके उनका डिफरेंस या तो हम लोग 0 बना रहे थे या 11 बना रहे थे।
लेकिन उसके बाद मैंने आपको तरीका एक नंबर माना 76835, उसमें हम लोगों ने अपना तरीका लगाया, देखा जैसे आपने देखा होगा कि 5 में आपने इधर घटाया 3, तो 5 में 3 घटाओगे आपका प्लस का 2 बचेगा। 8 में इधर से देखो 8 में 6 घटाओगे प्लस का 2 बचेगा। अब 7 में आप लोग कुछ माइनस तो कर नहीं सकते यहाँ पर, तो 7 में नंबर 0 मान लो, घटाओ तो 7 बचेगा। अब आप दोस्तों जोड़िए यहाँ पर 7 2 9 2 11, तो डिफरेंस 11 आ गया। तो अगर डिफरेंस आपका 0 या 11 आ रहा है तो वो संख्या आप लोगों की 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर एक और नंबर आप लोगों को देते हैं, यहाँ पर फोकस करना, यहाँ पर इसको है ना डिस्कार्ड करते हैं। यहाँ पर एक और नंबर लिखिए आप लोग। चलिए सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें। एक नंबर हमने आप लोगों को और दिया यहाँ पर इंटू 11 इंटू 11, ये नंबर लिखिए, क्योंकि एग्जामिनर को बेटा जो है 11 नंबर से बहुत प्यार है। आपके एग्जाम में आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो 845 और आपको दे रखा 185। अब आप चेक कीजिए क्या ये नंबर 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, पहले हम लोग जो करते थे इतना ऐसा लगाते थे 8 8 और 5 13, 13 और 8, तो 8 5 13 और 8 3 11 21। इधर देखेंगे 4 एक 5 है ना, 5 5 10, 21 10 घटाएंगे 11 बच रहा है। तो ये तरीका थोड़ा जो है आप लोगों का टाइम टेकिंग है। दूसरा तरीका देखो डिफरेंस मेथड। आप देखो 5 में से अगर आप 8 घटाओगे तो 5 में 8 घटाओगे तो माइनस का 3। इधर देखिए 1 में से अगर आपने 5 घटाया, अगर आप 1 में से अगर आप 5 जो है माइनस करते हो तो माइनस का 4 बचेगा। इधर देखिए आप लोग अगर आप 4 में से अगर आप 108 घटाते हो तो आपकी दोस्तों वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 4। फिर देखिए 4 4 8 3 11, आगे डिफरेंस 11, तो यहां डिफरेंस 11 आएगा, वरना आप लोगों का दोस्तों जो डिफरेंस आपका होगा 0 बचेगा। एक और लगाते हैं यहां पर, जैसे कि दोस्तों यहां पर एक नंबर लेते हैं आप लोगों के लिए, नोट करेंगे आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, फोकस करिएगा। एक और नंबर लिया मैंने आपके लिए, अब आप लोग बताना क्या ये नंबर आपका 8 से कटेगा कि नहीं कटेगा। नंबर लिया मैंने 86861731। बताइए दोस्तों क्या ये नंबर 11 से कटेगा। आप देखिए एक में मैंने 3 माइनस किया तो माइनस का 2 बचा, एक में 7 गया है ना, सॉरी 7 में से 1 घटाया तो प्लस का 6, 6 में से 8 घटाया तो माइनस का 2, 6 में से 8 माइनस का 2। अब आप सबको दोस्तों जोड़ लीजिए, तो देखो यहाँ पर प्लस का 6, बाकी देखो 2 2 4 2 6, तो माइनस का 6 प्लस का 6 बराबर 0 आ गया। ऐसे एक नंबर आपको और देता हूं यहाँ पर, यहाँ लिखिए 79853 सभी बच्चे दोस्तों यहाँ पर नोट करेंगे, आपका नंबर आपको क्या याद रखा है 798531462। बताइए दोस्तों क्या ये नंबर आपका 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर देखिए 2 में 6 घटाए आपका कितना बचेगा, 2 में 6 गया -4, 4 में 1 गया प्लस का 3, 3 में 5 गया माइनस का 2, 8 में 9 घटाओगे -1 एंड 7 का 7 लिख दीजिए। अब आप अगर यहाँ देखोगे दोस्तों क्या चल रहा है, तो देखो 7 3 10, इधर देखो आप लोग 4 2 6 और 1 8, तो इस हिसाब से आपकी वैल्यू क्या बचेगी, 0 बचेगी। तो आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हो कि आपका नंबर जो है ये आपका 11 से नहीं कटेगा। कितना रिमाइंडर आपका दोस्तों बचा, देखो 7 प्लस 3 10 और माइनस का देखोगे तो 4 2 6 2 8, तो इस हिसाब से आपका रिमाइंडर बचेगा 2। क्लियर। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, आप लोगों के सामने है, इसको देखिए। कैसे चेक करें दोस्तों कि कोई नंबर मेरा 7 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आज मैं इस वीडियो में अब जो है इतना ही रखता हूं, बहुत लंबी वीडियो आप लोगों की हो गई है ना, फिर कवर करने में आपको काफी टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को 7 का विभाजकता का नियम पढ़ाऊंगा और आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर 13 का विभाजकता का नियम पढ़ाऊंगा, 17 का पढ़ाऊंगा। ओके, अभी बहुत लंबा आप लोगों का टॉपिक चलना है, लेकिन आप ये बताइए कि इस तरीके से कितने विद्यार्थियों को जो है कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस चाहिए, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले समझा दूं, उसके बाद हम लोग इसके सारे के सारे जो है क्वेश्चन लगाएंगे और कुल मिलाकर आपका पूरा टॉपिक ऐसे तैयार हो जाएगा। बाकी इवनिंग में जो आपका टाइम है 7 से 10, उसमें आप लोग बिल्कुल तैयार रहेगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए नमस्कार। जय बीएसए, जय बीएसए क्लास। सब लोग क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, आपका रेस्पॉन्स मिलेगा, आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं इसके आगे का पार्ट नंबर 2 आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आपका रेस्पॉन्स मिलता है तो बहुत जल्द आपके लिए पार्ट 2 आएगा यहाँ पर, तो इसलिए इस अपने सभी मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिएगा ताकि प्रत्येक बच्चा आपकी क्लास से जुड़ सके, है ना।
तो भाई मिलते हैं आप लोगों से, ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।